Hello dear NEET aspirant, welcome to NEET UG Bio. Today we will discuss about NEET PYQs previous year questions. हम NEET 2023 का क्वेश्चन पेपर जो E2 है इसको हम आज हल करने वाले हैं। बच्चों आप एक पेन पेपर लेकर रखेंगे, ठीक है, और आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 105 तक करेंगे। इसका मतलब है कि आज डे 1 रहेगा, हम पर डे 5 क्वेश्चन को हल करेंगे। 5 क्वेश्चन ही क्यों? क्योंकि हमको बहुत हड़बड़ी नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान समझना है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं इसको भी हमको ध्यान रखना है। अब ये वीडियो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वीडियो नीट यूजी 2025 और 26 एग्जाम दिलाने वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेंगे, पर डे 5 क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। तो जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 1 का है, बॉटनी का है, वनस्पति के विज्ञान का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 135 तक है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 101 से 105 तक हल करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 101 वा जो क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, यानी कि दो स्टेटमेंट हमें दिया गया है। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। पहला स्टेटमेंट को समझते हैं, क्या लिखा गया है। द फोर्सेज जनरेटेड बाई ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट ए जाइलम साइज्ड कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर हाइट। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। सेकेंड जो स्टेटमेंट है, ट्रांसपिरेशन कूल्स लीफ सरफेस समटाइम्स टू 10 to 15 degrees by evaporate cooling. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. ठीक है, ये दो स्टेटमेंट दिए, इन दोनों स्टेटमेंट्स में, ठीक है, आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है उसको आपको आंसर करना है, ठीक है। अब ये दो स्टेटमेंट क्या है इसको हमको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उससे पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। सेकेंड है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। फोर्थ है स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। ये आपके क्वेश्चन को मैंने पढ़ लिया, ठीक है। अब जो स्टेटमेंट है उसको हमको डिकोड करना है कि वास्तव में क्वेश्चन पूछा क्या गया है। चलिए, तो जो पहला स्टेटमेंट बच्चों आपके लिए मैं हिंदी में लेकर आया हूँ ताकि इसको समझ पाए दोनों का, ठीक है। इंग्लिश में बच्चे तो इसको समझ गए होंगे, हिंदी में बच्चों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा है, स्टेटमेंट क्या है। वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन द्वारा उत्पन्न बल 130 मीटर तक की ऊंचाई तक जाइलम में पानी स्तंभ को उठा सकता है। इसका मतलब है कि एक आपको पता होगा कंडक्शन टिश्यू होती है प्लांट में, ठीक है, इसको हम वस्कुलर बंडल कहते हैं। उसमें जाइलम क्या करती है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करती है। तो जब जाइलम रूट से स्टेम की ओर क्या करेगी, वाटर को क्या करेगी, खींचेगी, तो एक बल लगता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। इसको बोलते हैं फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन। वो लिफ्ट करता है किसको, वाटर को, एक जाइलम ट्यूब के द्वारा। क्लियर है क्या? कितना मीटर तक करता है, 130 मीटर तक ऊंचाई तक जाइलम ले जाता है पानी को, जड़ से कहाँ से, लीफ की ओर या फिर क्या बोलते हैं आपकी स्टेम की ओर। ये कहा गया है। तो पहला स्टेटमेंट तो ये कहा गया है। अब जो बच्चों जो पहले स्टेटमेंट जो आपको बताया जा रहा है उसमें जाइलम पानी ले जा रहा है। अब ये कैसे जा रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा। लेकिन इसमें एक फैक्टर और होता है, कोहेशन टेंशन थ्योरी लगती है। इसका मतलब है कि वाटर जाइलम के बीच में एक कोहेशन बॉन्ड होती है, एक फोर्स होती है ना, एक बॉन्ड होती है, उसके थ्रू पानी ऊपर उड़ जाती है। इस कारण संभव हो पाता है, कोहेशन टेंशन थ्योरी द्वारा संभव हो पाता है। तो पहला स्टेटमेंट बच्चों बहुत ही सही है। जो स्टेटमेंट नंबर पहला है हमने इसको पूरा डिकोड कर लिया, स्टेटमेंट क्या है। ये जो कोहेशन टेंशन थ्योरी है एग्जैक्ट यही बात बोलती है, ठीक है। स्टेटमेंट पहला क्या है, सही है, ठीक है। अब सेकेंड जो स्टेटमेंट है उसको हम देखते हैं। ट्रांसपिरेशन कुल लीव सरफेस समटाइम्स 10 to 15 डिग्री बाई इवेपोरेटिंग कूलिंग, ठीक है। अब क्या समझते हैं इसका मतलब, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन, वाष्पीकरण शीतलन, इसको हम बोलते हैं इवेपोरेटिंग होना, यानी कि इस प्रकार से एक वाटर का वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उड़ जाना, वाष्प बन जाना, इसको इवेपोरेटिंग कूलिंग बोलते हैं, प्रदान करता है। अब ट्रांसपिरेशन होने से क्या होगा, इवेपोरेटिंग होगा, शीतलन होगा, कूलिंग होगा। उससे क्या होगा, जो पत्ती की जो सरफेस होती है, जो लीफ की सरफेस होती है, उसका जो टेम्परेचर होगा कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। क्लियर है क्या? कम होगा तो क्या होगा, वो अपने आप को मेंटेन कर पाएगा। क्लियर है क्या? चलिए,
तो दोनों स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जब स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं तो क्या पूछा है, इन द लाइट ऑफ द एबो स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, जब दोनों ऑप्शन आपके सही हैं तो चलो हमें करके ऑप्शन को हटाने प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन को हटाते हैं तब हमको करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, तो चौथा जो ऑप्शन पूछा बोला गया है स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ये तो करेक्ट है, तो इसका आंसर यही गलत हो जाता है, हम आगे पढ़ेंगे नहीं इसको। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है स्टेटमेंट इज फर्स्ट करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट सही है, बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट बोला है, ये भी सही है, तो ये भी इसका आंसर गलत हो जाएगा। फिर सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्टेड, नहीं दोनों सेट क्या है, सही है, करेक्ट है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, आप आंसर कमेंट कर बताओ, आपका आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक है, तो पहला इसका जो आंसर होगा क्या होगा, सही होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हमने पहला क्वेश्चन डिकोड कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन जीन गन मेथड, एक जीन गन मेथड होता है यूज टू इंट्रोड्यूस एलाइन डीएनए, एलियन डीएनए, इसको हम विदेशी डीएनए बोलते हैं, फॉरेन डीएनए बोलते हैं। ठीक है, इनटू होस्ट सेल। ठीक है, माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ डेथ मेटल आर यूज्ड। पहला है कॉपर, सेकंड जिंक, तीसरा है टंगस्टन और गोल्ड, चौथा है सिल्वर। क्वेश्चन डिकोड करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जीन गन विधि में विदेशी डीएनए के फॉरेन एलियन डीएनए को होस्ट कोशिकाओं में प्रेस कराते हैं। होस्ट जिनको हम प्रेस कराना होता है, ट्रांसफर कराना होता है, कराने के लिए कौन सा माइक्रो पार्टिकल यूज़ किया जाता है, कॉपर, जिंक, टंगस्टन और गोल्ड। तो बच्चों सोने और टंगस्टन धातु का उपयोग माइक्रो पार्टिकल के रूप में किया जाता है। तो कौन सा मेटल है आपके, गोल्ड और टंगस्टन। तो इन तीन ऑप्शनों, चार ऑप्शन बताओ कि कोई इसका आंसर कौन होगा। आपका आंसर होगा बच्चों थर्ड आंसर, टंगस्टन और गोल्ड जीन गन विधि में एक एलियन डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करने के लिए, डालने के लिए जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, सोने और टंगस्टन का दान जाता है, गोल्ड और टंगस्टन का। तो आपका आंसर क्या होगा, थर्ड आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीजन असर्शन क्वेश्चन होता है, बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट लगती है, इसको हम डिकोड करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। ठीक है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, यानी कि एक जो असर्शन ए है ये कथन है। ठीक है, कथन कारण हम इसको हिंदी में बोलते हैं, असर्शन मतलब कथन होता है, तो कथन ए हो गया, एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन फॉर आर। ये जो आर डिनोट कर रहा है रीजन के लिए, कारण, कथन कारण एक क्वेश्चन आता है आने के लिए, आप लोग पता होगा नीट वाले बच्चे हैं तो एसर्शन ए डिनोट करता है, रीजन आर डिनोट करता है। एसर्शन ए और रीजन आर दोनों को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको 4 ऑप्शन का ऑप्शन देना है। ठीक है, तो एसर्शन ए कहता है द फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमेटोफाइट। आप गेमेटोफाइट याद करो, क्या होता है ये आपके जिम्नोस्पर्मिक वाला, ठीक है, लाइफ साइकिल वाला। तो द फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटेनिमा स्टेज। कथन ये दिया गया है कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमेटोफाइट, जो गेमेटोफाइट की जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें जो मॉस का लाइफ साइकिल होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोटेनिमा स्टेज कहते हैं। रीजन आर, प्रोटेनेमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस इन कैप्सूल्स, यानी कि जो मॉसेस होती हैं उसके जो कैप्सूल्स होती हैं, ठीक है, उस कैप्सूल्स में स्पोर्स होती हैं, उससे प्रोड्यूस होती हैं इस प्रकार से। तो प्रोटेनेमा डेवलप डायरेक्टली कहाँ से, स्पोर्स प्रोड्यूस होती हैं कैप्सूल्स की, ये रीज़न है। अब आपको एसर्शन समझ आ गया, मैं हल्का सा कर देता हूँ, नोट कर देता हूँ। ये देखिए, एसर्शन ये कहता है कि मॉस के जीवन चक्र में जो गेमेटोफाइट का पहला चरण पहला स्टेज होता है उसे प्रोटीनिमा स्टेज कहते हैं, ये होता है। रीज़न क्या है कि प्रोटीनिमा सीधे कैप्सूल से उत्पन्न होती है, जो प्रोटीनिमा स्टेज हम जिसको कह रहे हैं कहने के लिए, कैप्सूल से उत्पन्न होती है, स्पोर्स में विकसित होती है, बीजाणु में विकसित होती है। तो क्या बोला है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब एसर्शन
और रीज़न दोनों में आपको संबंध बताना है किस प्रकार से है। क्या एसर्शन और रीज़न दोनों को मैच कर पा रहे हैं क्या? ठीक है, तो आपका एक चीज़ समझिए बच्चों, रीज़न इसके लिए सुटेबल बैठ रहा है। मॉस के जीवन चक्र में गेमेटोफाइट का पहले प्रोटीनमा चरण होता है और प्रोटीनमा चरण ही होता है जो कैप्सूल से उत्पन्न होकर स्पोर्स में हो जाता है। इसका मतलब ये है कि बोथ ए और आर आर करेक्टेड, और दोनों करेक्ट हैं, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका मतलब है रीजन जो कारण है ये एक कथन के को पुष्टि करता है। कारण आर, कथन ए, रीजन आर एसर्शन ए को क्या करती है? पुष्टि करती है। यानी कि रीजन ये है, इसकी पुष्टि ये कर रही है। इसका मतलब बच्चों हमारा आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये जो आर है ये एसर्शन ए की पुष्टि करता है, करेक्ट करता है। सेकंड देखते हैं, बोथ ए एंड आर आर करेक्टेड। ठीक है, करेक्टेड है, दोनों करेक्ट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये गलत है, ये नहीं होगा, क्योंकि आर जो रीजन है एसर्शन को पुष्टि कर रहा है, करेक्ट कर रहा है, एक्सप्लेन बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है करने के लिए। थर्ड है ए इज करेक्ट, बिल्कुल ए करेक्ट है, बट आर इज नॉट करेक्ट। नहीं, दोनों करेक्ट है, ये भी आपसे गलत हो जाएगा। चौथा देखते हैं, ए इज नॉट करेक्ट, ए करेक्ट है बट आर इज करेक्ट। ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, ये आर करेक्ट, लेकिन ये जो ए है ये भी करेक्ट है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? आपका ऑप्शन ए सही होगा। आपका आंसर क्या होगा बच्चों? ए। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपको ये मिल गया, इस आपका आंसर। तो कथन कारण का क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, अनइक्वोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। अब क्वेश्चन को हल्का सा समझते हैं क्या कहा जा रहा है। ठीक है, डीएनए के अनुवांशिक पदार्थ जिसको हम जेनेटिक मटेरियल होने का स्पष्ट प्रमाण सबसे पहले किस साइंटिस्टों ने सुझाया था? ठीक है, कि डीएनए जो है ना, जो जेनेटिक मटेरियल है उसके होने का जो प्रूफ है सबसे पहले किसने दिया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था गेस, अवेरी मैक्लॉयड एंड एमसी चार्थी, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। ये चार साइंटिस्ट के आपको नाम दिए गए हैं, इसमें आपको एक सही करना है। तो बच्चों, अनइक्वोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस इन 1952। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको आप कहीं नोट कर लेंगे अगर आप कॉपी पेन लग के बैठे हैं तो। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा दूसरा। ठीक है, डीएनए के अनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल होने का स्पष्ट प्रमाण सबसे पहले अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने 1952 में दिया था। आप क्या ऑप्शन क्या सही हो गए? आंसर टू, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस। ठीक, चलिए तो चौथा सबसे हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आज। देखिए, इस सीजन का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर अगले आने वाले दिन में हम फिर 5 क्वेश्चन करेंगे, 106 से लेकर 10 से फिर चले जाएंगे। ठीक है, द थिकनेस ऑफ ओजोन इन ए कॉलम ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ओजोन लेयर होती है, उस ओजोन लेयर की जो मोटाई है, थिकनेस है, उसको मापने के लिए ईयर में, ठीक है, किस यूनिट का किस मेजर पर किया जाता है? डिनोट करते हैं करने के लिए, वायुमंडल में हवा के स्तंभ यानी कि जो ओजोन की मोटाई को नापने के लिए जिस यूनिट का करते हैं, उसका ऑप्शन पहला बच्चों डॉप्सन यूनिट, डेसिबल्स, डेसीमीटर्स एंड किलोबेस। ये आपको 4 ऑप्शन में से क्लिक करना है। आई होप इसको आप 11th-12th में पढ़े होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, उसको बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। द थिकनेस ऑफ ओजोन इज ए कॉलम ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ डॉप्सन यूनिट डी। इसका मतलब बच्चों डॉप्सन वह इकाई होती है जिससे हम ओजोन लेयर की मोटाई थिकनेस को मापते हैं। ठीक, वायुमंडल में हवा के स्तंभ में ओजोन की मोटाई को डॉप्सन इकाई, डॉप्सन यूनिट डी में मापा जाता है। आपका आंसर क्या होगा? आपका जो आंसर है बच्चों ए होगा, डॉप्सन यूनिट। ठीक है, डेसिबल, डेसीमीटर और किलोमीटर नहीं होगा। तो आई होप कि ये जो 5 क्वेश्चन हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज डे 1 था, डे 2 में हम 106 नंबर से 117 में क्वेश्चन फिर लाएंगे।
ऐसे हमको उस हिसाब से पढ़ना है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके इन 5 क्वेश्चन में सही आप जो गेस किए थे कितना 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 आपका आंसर सही हुआ। ठीक है, उसके अलावा अब इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? इसका जो पीडीएफ बच्चों आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लेंगे। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और जो इसका पीडीएफ है आपको फ्री में डाउनलोड हो जाएगा, मिल जाएगा। इसको आप अपने पास रखेंगे। ठीक है, तो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिल पाई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे पढ़ते रहिए। इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सअप चैनल है, उसको आप फॉलो कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नीट यूजी बायो करके है। और टेलीग्राम चैनल तो है जिसके बारे में बता चुका हूँ। तो मिलते हैं बच्चों डे 2 में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।